हेलो। देखिए, आप लोग अपनी तैयारी काफ़ी अच्छे लेवल से कीजिए। सुनने में आ रहा है कि अक्टूबर में वीडियो का एग्ज़ाम हो जाएगा, तो आप लोग अपनी तैयारी को अच्छे लेवल से कीजिए। जिनका भी लेखपाल का पेपर है वो लेखपाल का पेपर दीजिए, उसके बाद आप वीडियो में लग जाइए। और जिनका भी लेखपाल का पेपर नहीं है वो अभी से वीडियो के लिए लग जाए। जो भी 3-4 महीना है इसमें आप अपने आप को बेस्ट बना सकते हैं। देखिए, एग्ज़ाम होगा तो एग्ज़ाम में ज़्यादा से ज़्यादा आपको 20 दिन पहले नोटिस आ जाएगा और उसके बाद एग्ज़ाम हो गया। एनटीपीसी का जो एग्ज़ाम हमने दिया है उसमें 5 जून को आया था मेल, और हमें पता चला 7 जून को, और एग्ज़ाम था 15 तारीख को। तो आप समझ सकते हैं कितना कम टाइम दिया जाता है बच्चों को कि एग्ज़ाम में कोई प्रिपरेशन नहीं होता है। आप पहले से जब तक प्रिपेयर नहीं रहेंगे तब तक आपका प्रिपरेशन नहीं रहेगा। तो आप लोग अभी से जितना भी पढ़ना है आप 4-5 घंटा आराम से डेली पढ़ा कीजिए, और उसमें रीजनिंग का प्रैक्टिस कीजिए। हिंदी और जीके जीएस भी अच्छे से पढ़िए। तो चलिए आज हम लोग प्रैक्टिस सेशन स्टार्ट करते हैं। ये डायरेक्शन का क्वेश्चन है और डायरेक्शन के क्वेश्चन को हम लोग बनाते हैं। अब देखिए, वीडियो में इससे कठिन आपका डायरेक्शन का क्वेश्चन नहीं आएगा। तो हमारा ये कोशिश ये है कि वीडियो में जो लेवल आता है उससे थोड़ा सा अच्छा ही लेवल हम बनाएं, ताकि आप लोगों को रीजनिंग सॉल्व करने में कोई दिक्कत ना हो। तो आप लोग हमारे साथ जुड़े रहिए। पूरी तरह से आप लोग ट्रस्ट कर सकते हैं मेरे ऊपर। रीजनिंग में एक भी क्वेश्चन आपको इधर से उधर नहीं होगा। आप 50 में से 50 ला सकते हैं, रीजनिंग में 50 में से 50 क्वेश्चन कर सकते हैं। तो आप लोग आराम से कीजिए और आराम से पढ़ते रहिए। अब चलिए हम लोग क्वेश्चन देखते हैं और क्वेश्चन को लगाते हैं। पृथ्वी अपने घर से दक्षिण की ओर चलना शुरू करता है। इससे पहले हम एक कॉन्सेप्ट आप लोगों को बता देते हैं डायरेक्शन का। डायरेक्शन में हमने बताया है कि जब कोई व्यक्ति राइट मुड़ता है, तो राइट मुड़ता है मतलब दाएं मुड़ता है, तो उसका मतलब क्या कि ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलता है, इसका मतलब होता है क्लॉकवाइज डायरेक्शन। और कोई लेफ़्ट मतलब बाएं मुड़ता है तो उसका होता है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। इस तरह एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन ये होता है। तो इसको आप लोग याद रखिएगा कि राइट मुड़ेगा तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन, लेफ़्ट मुड़ेगा तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। अब चलिए हम लोग क्वेश्चन को करते हैं। ये डायरेक्शन चाहे जो भी चैप्टर हो रीजनिंग का, केवल 10 मिनट का कॉन्सेप्ट होता है। आप यूट्यूब पे देखेंगे तो 2-2 3-3 घंटे का वीडियो पड़ा हुआ है। कुछ भी उसमें इतना कॉम्प्लिकेटेड कर दिया जाता है चैप्टर को कि आप कंफ्यूज हो जाते हैं। तो आप लोग कम पढ़िए, सॉलिड पढ़िए, नंबर आपका आएगा। हमारा खुद नंबर वीडियो में 44 क्वेश्चन सही था, 45 किए थे और एक क्वेश्चन केवल गलत था। तो आप लोग भी कर सकते हैं और अच्छे से कर सकते हैं। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। पृथ्वी अपने घर से दक्षिण की ओर चलना शुरू करता है और बिंदु ए पर पहुंचने के लिए 7 किलोमीटर चलता है। अब देखिए, यहाँ से वो दक्षिण की ओर चलना शुरू किया और 7 किलोमीटर चला और कहाँ पहुँच गया, बिंदु ए पर पहुँच गया। वह अपने कहाँ मुड़ा। अब इसको थोड़ा सा और अच्छे से बनाते हैं हम लोग। अब देखिए, यहाँ से ये 7 किलोमीटर चला, ए पर पहुँच गया, फिर यहाँ तक हो गया, फिर वह दाएं मुड़ता है और बिंदु बी पर पहुँचने के लिए 5 किलोमीटर चलता है। दाएं मुड़ता है मतलब क्लॉकवाइज, तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन ये होगा। और यहाँ ये 5 किलोमीटर चला, बी बिंदु पर पहुँच गया। उसके बाद बिंदु बी से वह बाएं मुड़ता है। बाएं मुड़ता है का मतलब एंटी क्लॉकवाइज 90 डिग्री। 90 डिग्री का मतलब क्या होता है, एकदम यल आकार। और बिंदु सी पर पहुंचने के लिए 8 किलोमीटर चलता है। तो बिंदु सी पर पहुंचने के लिए वो 8 किलोमीटर चलता है, यहाँ बिंदु सी पर पहुंच जाता है। फिर बिंदु सी से वह फिर से बाईं ओर 90 डिग्री पर मुड़ता है और डी पर पहुंचने के लिए कितना चलता है, 10 किलोमीटर चलता है। तो यहाँ से हम लोग चला देंगे इसको 10 किलोमीटर और बिंदु डी पर पहुँच जाएगा। फिर वह बाएं मुड़ता है और बिंदु ई पर पहुँचने के लिए उत्तर दिशा में 17 किलोमीटर चलता है। बाएं का मतलब एंटी क्लॉक, और यहाँ पे डायरेक्शन भी आपका दे दिया उत्तर दिशा में, तो ये 17 किलोमीटर चलेगा। ऐसे ये 17 किलोमीटर चलता है। फिर
और ई पर पहुंच जाता है, यहाँ ई पर पहुंच जाता है। अंत में वह 90 डिग्री बाएं मुड़ता है और बिंदु एफ पर पहुंचने के लिए 5 किलोमीटर चलता है। अब यहाँ से फिर से वो बाएं मुड़ता है, मतलब एंटी क्लॉकवाइज, और 5 किलोमीटर चलता है और एफ बिंदु पर पहुंच जाता है। फिर पूछा क्या है, अंत में वह 90 डिग्री एफ बिंदु पर पहुंच जाता है। अब देखिए ये हम लोग का परफेक्ट डायग्राम बन गया। अब इस डायग्राम में ये स्टार्टिंग पॉइंट है, कलर बदल देते हैं, ये आपका स्टार्टिंग पॉइंट है और ये आपका फाइनल पॉइंट है। तो इसमें पूछा जा सकता है कि दोनों के बीच में दूरी कितना है, स्टार्टिंग पॉइंट और फाइनल पॉइंट के बीच में दूरी कितना है। तो आप यहाँ पे देखिए ये दूरी कितना है, 5 किलोमीटर, तो ये भी 5 किलोमीटर होगा, और पूरा ये 10 किलोमीटर है तो ये भी 10 किलोमीटर 5 किलोमीटर, और ये 5 है ही, तो मतलब ये दोनों क्या होंगे, एक सीध में होंगे। तो आप इसको जोड़ लीजिए और जोड़ने के बाद आप सॉल्व कर दीजिए। तो यहाँ से आप इसका निकालना है दूरी, तो यहाँ पे आप सॉल्व कर देंगे। ये 8 और 7 कितना होगा, 15, मतलब 15 हाइट पे ये क्या होगा, इक्वल होगा, और जो शेष बचा ये 2 क्या होगा, 2 आपका आंसर हो जाएगा। तो इस तरह आप डायरेक्शन के क्वेश्चन को आराम से कर सकते हैं और इससे लेवल आपका हाई नहीं आएगा वीडियो में। ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। ये देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कथन और धारणा से, इसमें काफ़ी कन्फ्यूजन होता है। इसका भी हम एक अलग से सेशन लेके आएंगे। उस एक वीडियो को देखने के बाद आपको कोई वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बाकी आपको प्रैक्टिस करनी है। छात्र 1 ने छात्र 2 से कहा, मुझे पढ़ने के लिए तुम्हारे नोट्स की आवश्यकता है। अब देखिए एक ने कहा 2 से कि मुझे पढ़ने के लिए तुम्हारे नोट्स की आवश्यकता है। तो इसका मतलब क्या, छात्र 2 ने नोट्स बनाए हैं। अब ये नोट्स बनाए हैं तभी तो ये छात्र 1 मांग रहा है। तो इसका मतलब निष्कर्ष क्या है, आपका धारणा ये सही है, पहला सही है कि 2 के पास क्या है, नोट्स है, तो फर्स्ट ये आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अब दूसरा दे रहा है कि छात्र 1 अपने पढ़े हुए को सत्यापित करना चाहता है। अब देखिए सत्यापित करना चाहता है कि क्या करना चाहता है, इसके बारे में तो हम कुछ नहीं बता सकते हैं। हो सकता है कि ये अभी तक पढ़ा ही ना हो, एग्ज़ाम के 1 हफ्ता पहले किसी का नोट्स मांगा और वहाँ से फ़ोटो स्टेट करा के वो पढ़ना स्टार्ट कर दिया और उसके बाद एग्ज़ाम दे दिया। तो इसमें हम ये कंफर्म नहीं कर सकते हैं कि वो सत्यापित करना चाहता है कि पढ़ना चाहता है। लेकिन जो पहला हम धारणा है वो एकदम परफेक्ट है, दूसरा क्या है आपका गलत हो जाएगा, दूसरा आपका गलत हो जाएगा। तो इसमें केवल और केवल आपका फर्स्ट सही होगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन को प्रैक्टिस कीजिए। और हम पीडीएफ तैयार कर रहे हैं जिस पीडीएफ में आपको लगभग 50+ आपको इस टाइप के क्वेश्चन मिल जाएंगे, और उस पीडीएफ को आप लोग कीजिएगा तो आराम से आप लोग अच्छा रीजनिंग कर सकते हैं और कोई भी बुक आपको ख़रीदने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। प्रत्येक टॉपिक के 50 क्वेश्चन आपको मिलेंगे और उसका डिटेल में सॉल्यूशन होगा। उसके बाद भी आपको कोई दिक्कत होगी तो आप व्हाट्सअप कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग पजल को सॉल्व करते हैं, और अभी तक पजल में आप लोग माहिर हो चुके होंगे। तो देखिए हमारा सॉल्व करने का तरीका कुछ अलग है। हम पहले कंडीशन को नोट करते हैं, उसके बाद सॉल्व करते हैं। तो आप लोग भी यही अप्रोच अपनाइए, पहले कंडीशन को नोट कीजिए उसके बाद सॉल्व कीजिए। अब देखिए एक वर्गाकार मेज है, मेज के चारों ओर हैं लोग बैठे हैं, 8 लोग, और सभी क्या है केंद्र के सम्मुख बैठे हैं, मतलब केंद्र की ओर देख रहे हैं। प्रत्येक भुजा पर 2 लड़के बैठे हैं। मतलब यहाँ तक पजल का इन्फॉर्मेशन था, उसके बाद आपका कंडीशन दिया है। तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ तक का आप लोग बना लेते हैं। अब देखिए ये आप एक वर्ग बना लीजिए, इस तरह का वर्ग हो गया, और उसके बाद यहाँ 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 और हर भुजा पे 2-2 लोग को बैठा लीजिए। तो ये आपका अरेंजमेंट इस तरह होगा। अब यहाँ दिया है, आप यहाँ से पढ़ना स्टार्ट कीजिए। यहाँ क्या दिया है, डी ए के दाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा है। अब देखिए ए के दाईं ओर, तो ए के दाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा है, तो ये कहाँ बैठा है इससे हमें कोई जानकारी नहीं है, तो आप इसको अलग नोट कर लीजिए। फिर दिया है, फिर क्या दिया है, एच और डी विपरीत दिशा में बैठे हैं। एच और डी मतलब डी के विपरीत में कौन है,
आपका यच है। यच या तो डी के बाएं तीसरे स्थान पर या डी के दाएं तीसरे स्थान पर, तो यही है। तो इसको हम लोग कर लेंगे, या तो बाएं होगा या तो दाएं होगा। ये कन्फर्म नहीं बोला है कि दाएं होगा कि बाएं होगा, तो इससे कोई मतलब नहीं है। फिर हम लोग यहाँ देखेंगे ए और बी एक ही तरफ बैठे हैं, मतलब ए और बी एक ही साइड पे बैठे हैं, तो इसको भी हम लोग बैठा देंगे। ई जो है एच और डी का पड़ोसी नहीं है। ई जो है एच और डी है ना, ये डी का पड़ोसी नहीं है। एफ ई और एच का पड़ोसी नहीं है। एफ जो है ई और एच का पड़ोसी नहीं है। अब हम लोग इसको सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। अब देखिए ए डी के क्या हैं, आपका दाएं हैं, तो ए को आप यहाँ बैठा दीजिए। ए के बाद आप डी को यहाँ बैठाएंगे, क्योंकि दायां तो इधर ही होगा, तो यहाँ हो गया। और फिर बोला है कि ए और बी एक ही साइड में होने चाहिए, तो आपका बी यहाँ हो गया। उसके बाद हम लोग अब देखिए बी डी जो है, डी के विपरीत कौन है, एच है, तो एच को हम लोग यहाँ रख देते हैं। एच को हम लोग यहाँ रख देते हैं, कलर बदल देते हैं थोड़ा। अब देखिए ए को हमने यहाँ रखा, डी को हमने यहाँ रखा, फिर बी को यहाँ रखा, क्योंकि बी और ए क्या हैं, एक ही साइड पे हैं, ये भी हो गया। और डी के सामने कौन है, एच है, तो यहाँ पे एच हो गया, ये भी हो गया। डी और ई के बगल में कौन नहीं होना चाहिए, ई नहीं होना चाहिए, तो ई आपका यहाँ नहीं होगा, यहाँ नहीं होगा। अब देखिए दो जगह आप ई को रख सकते हैं, तो दो जगह ई को रख सकते हैं, लेकिन यहाँ पे भी कंडीशन दिया है, जो एफ है वो कहाँ नहीं है, ई और एच के बगल में नहीं है, तो यहाँ हमको समझना है। अब देखिए ई को हम यहाँ रख दें, ई को हम यहाँ रख दें, तो ई के बगल में क्या होगा, एफ यहाँ भी नहीं आएगा, एफ यहाँ भी नहीं आएगा, और एफ एच के भी बगल में नहीं है, तो यहाँ भी नहीं आएगा। तो इस तरह हमें कंडीशन को वेरीफाई कराना है कि कौन कहाँ क्या हो सकता है। ऐसे ही हम लोग धीरे धीरे पजल को करना स्टार्ट करेंगे और पजल आप आसानी से कर जाएंगे। तो ई आपका यहाँ नहीं होगा, कंफर्म हो गया, तो ई आपका यहाँ होगा, और फिर आपका एफ यहाँ हो जाएगा। और उसके बाद देखिए ये हम लोग का जितना कंडीशन था वो कंडीशन क्या हो गया, वेरीफाई हो गया। और पूछा है कि ई के पड़ोसी कौन है, तो ई के पड़ोसी कौन है, अब इसमें दो बचा हैं, सी और जी। तो सी और जी में से यहाँ पे ऑब्लिक में इसको बैठा दीजिए, कोई भी कहीं बैठ सकता है, क्योंकि इसका कोई कंडीशन दिया नहीं है। तो जिसका कंडीशन नहीं दिया रहता है उसको हम लोग ऑब्लिक करके बैठा देते हैं। तो यहाँ पे ई का पड़ोसी पूछा है, तो ई का पड़ोसी क्या हो जाएगा, जी और सी आपका ई का पड़ोसी हो जाएगा। या तो जी यहाँ होगा तो सी यहाँ होगा, सी यहाँ होगा तो जी यहाँ होगा। इसका मतलब ये ही है कि जी और सी ही ई के पड़ोसी होंगे और कोई नहीं होगा। तो इस तरह हम लोग पजल को फाइनल सॉल्व कर दिए और आंसर भी कर दिए। तो आप लोग भी धीरे धीरे प्रैक्टिस कीजिए, और इस पीडीएफ को हम टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर देंगे, तो वहाँ से भी आप लोग डाउनलोड करके इसका प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो चलिए अब देखते हैं इसको। अब यहाँ पे देखिए ये क्वेश्चन दिया गया है कि क्या भारत को अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट पर अधिक राशि खर्च करना बंद कर देना चाहिए। अब देखिए ये दिया गया है, एक कथन दिया गया है कि क्रिकेट जो होता है अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट, उसमें जो भारत सरकार का इन्वेस्टमेंट होता है उसको बंद करने की बात कही गई है। और इसके लिए तर्क भी आपको दिया गया है। तर्क क्या दिया गया है, हाँ, इस धन का उपयोग बुनियादी ढांचों को विकसित करने और भारत में गरीबों के उत्थान के लिए किया जा सकता है। और सेकंड दिया गया है कि नहीं, इससे क्रिकेटर निराश हो जाएंगे और उन्हें अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में आश्रय नहीं मिलेगा। अब देखिए ये आपका कथन क्या है और निष्कर्ष क्या दे रहा है, मतलब तर्क क्या दे रहा है। मतलब ये आपका कथन दे रहा है कि क्या अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट पर भारत का जो इन्वेस्टमेंट है उसको बंद कर देना चाहिए। तो इससे तो सबसे पहले ये आपका कट जाएगा। ये कैसे कट जाएगा
इसमें तर्क ये दे रहा है कि इससे क्रिकेटर निराश हो जाएंगे और अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में आश्रय नहीं मिलेगा। अब देखिए ये बिल्कुल भी आपका सही नहीं होगा। क्यों नहीं सही होगा? क्योंकि जो कथन कहा गया है अब किस वजह से वो बंद कर रहा है, यहाँ पर तो कारण आपका मेंशन नहीं किया गया है। और हम हमेशा बताते हैं कि जब भी आप इस टाइप के क्वेश्चन को आप सॉल्व कीजिए तो हमेशा 100% आप इस पे फिक्स हो जाइए। 100% आप केवल कथन को देखिए, आपको कुछ देखने की ज़रूरत नहीं है। क्या इसमें कुछ ऐसा कारण बताया है जिसकी वजह से आपका क्या हो रहा है, बंद हो रहा है? तो ऐसा कुछ नहीं बताया है, तो ये तो दूसरा आपका पहले ही गलत हो गया। अब दूसरे के बाद हम लोग पहले को देखते हैं। अब देखिए पहला में क्या दिया गया है कि इसमें बोला है कि भारत के जो गरीब हैं उनका उत्थान करने की ज़रूरत है, बुनियादी ढांचों पे विकसित करने की ज़रूरत है, विकसित करने की ज़रूरत है। तो क्या केवल अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट पे जो मनी स्पेंड किया जाता है उसी को बंद कर दिया जाएगा तो ये ठीक हो जाएगा? भारत के गरीबों का उत्थान हो जाएगा और बुनियादी जो बुनियादी ढांचे हैं उसको हम लोग विकसित कर पाएंगे। तो ये भी तर्क आपका उतना सही नहीं है, तो ये भी क्या हो जाएगा, ये भी तर्क आपका गलत हो जाएगा। तो इसमें जो आपका कंडीशन दिया गया है ऐसा कुछ नहीं बोला गया है कि क्यों बंद किया जाएगा, क्या इसका लॉजिक है। तो ये दोनों लॉजिक क्या हो जाएंगे, आपके फ्लॉप हो जाएंगे। तो इसमें आपका ये हो जाएगा न तो एक और न ही दो प्रबल हैं। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, ये क्या है, जेड से एक आता है, कुछ लोग शेरों को भी मित्र बना लेते हैं और हाल की घटनाओं से साबित हुआ है कि जंगली बिल्लियां भी वफादार होती हैं। जेड से एक आता है, जेड एक पशु प्रेमी है। अब देखिए जेड एक पशु प्रेमी है, उसके बाद अब देखिए ए किससे कहता है, जेड से कहता है और ये क्या कह रहा है कि शेरों को मित्र बनाया जा सकता है, जंगली बिल्लियां भी वफादार होती हैं। तो आखिर इससे कह रहा है तो क्यों कह रहा है, इसको हमें समझना है। तो ए एक पशु प्रेमी है, फिर उसके बाद बोला जा रहा है कि जेड उल्लेख कर रहा है कि शेर, अब देखिए जेड उल्लेख नहीं कर रहा है, तो ये तो आपका सरासर गलत हो गया कि इसमें जेड उल्लेख नहीं कर रहा है, तो इसको हम लोग काट सकते हैं। अब इसमें आपका निष्कर्ष दिया गया है कि जेड एक पशु प्रेमी है। अब ये एग्जैक्ट नहीं पता कर पाएंगे कि जेड एक पशु प्रेमी है कि नहीं है, तो इसलिए ये भी लॉजिक क्या होगा, आपका गलत हो जाएगा। हम देखिए किसी भी चीज़ की बात करते हैं, अब मान लीजिए कोई आपसे नॉनवेज के बारे में बात करता है कि नॉनवेज कैसे बनता है, कहाँ बनता है, कहाँ की फेवरेट डिश है, तो इसका मतलब तो ये नहीं है कि आप नॉनवेज खाना पसंद करते हैं। हो सकता है कि आपको नॉनवेज खाना पसंद ही ना हो, तो लेकिन आपको जानकारी, जैसे मान लीजिए कि आपको पढ़ना है तो आपके सिलेबस में आ गया, तो ऐसा तो करेंगे नहीं कि आप उसको पेज को ही फाड़ के फेंक देंगे। तो ये तर्क निष्कर्ष कुछ लॉजिक सही नहीं लग रहा है कि ए एक पशु प्रेमी है इसलिए उसके साथ डिस्कशन किया जाता है। हम बहुत सारे ऐसा काम करते हैं जो क्या है, हम नहीं चाहते हुए भी उस काम को कर जाते हैं, तो इसमें ये भी आपका तर्क नहीं होगा, ये तो आपका सरासर गलत हो गया। फिर ये भी तर्क आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। कुछ लोग इस पर टिक कर सकते हैं क्योंकि इसमें देखिए अब इसमें कई लोग लॉजिक ये देंगे कि यदि पशु प्रेमी नहीं होता तो ये उसके साथ चर्चा ही क्यों करता, तो इसके साथ ये भी कहा जा सकता है, लेकिन हमारे ख्याल से तो ये भी क्या है, आपका उतना सटीक जवाब नहीं होगा, ये भी आपका गलत ही होगा। तो ये आपका निष्कर्ष ऑप्शन नंबर डी आपका सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया है, एक विद्यालय बच्चों को एक दिवसीय पिकनिक पर देश के तटीय इलाकों में गांव का रहन सहन दिखाने के लिए ले जाने की योजना बनाता है। अब ये कथन हो गया। अब धारणा क्या है, वे चाहते हैं कि बच्चे ग्रामीण जीवन की दैनिक गतिविधियां देखें और सीखें। ये बिल्कुल आपका राइट है, तभी तो वो गांव में ले जाना चाहते हैं बच्चों को। गांव में क्यों ले जाएंगे,
गांव की गतिविधियां क्या है, गांव में क्या होता है क्या नहीं होता है, कैसे रहन सहन है, इसको सबको बताना होता है। इसलिए बच्चों को गांव घुमाना ये लोग ज़रूरी समझ रहे हैं। वे चाहते हैं कि बच्चे प्रकृति से अवगत रहें। अब देखिए, इसमें डायरेक्ट मेंशन नहीं है कि ये प्रकृति से अवगत रहें। इनका जो मेन टारगेट है ये क्या है, गांव में रहन सहन जो है उसको कैसे उसको देखना है, कैसे उसका रहन सहन है, क्या है वहाँ चल रहा है, कैसे व्यवस्था है, ये सब दिखाने का उनका मेन पर्पज़ है। उनका ये पर्पज़ नहीं है कि हाँ पिकनिक मनाने जा रहे हैं तो वो समुद्री तटी को घूम रहे हैं। उनका मेन टारगेट ये है कि गांव में घूमना है और गांव में घूम के वो देखना चाहते हैं, दिखाना चाहते हैं बच्चों को कि उनका कैसा माहौल है। तो यह इसमें ये आपका दूसरा गलत हो जाएगा और पहला क्या होगा, सही हो जाएगा। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो इस तरह आप लोग रीजनिंग को सॉल्व कीजिए। आई होप कि ये प्रैक्टिस सेट आप लोगों को अच्छा लगा होगा और इसी तरह के आप लोगों को डेली प्रैक्टिस सेट मिलेंगे तो आप लोग अच्छे से प्रिपेयर कीजिए। और देखिए, आप लोग कोई भी बुक खरीद रहे होंगे तो जिसमें आप लोगों को रीजनिंग सही नहीं मिलता है तो उसके लिए हम पीडीएफ बंडल तैयार कर रहे हैं। पीडीएफ आप लोग चाहें तो इसको ले सकते हैं, इसके साथ आप लोगों को मॉक टेस्ट भी दिया जाएगा। हम बस ये चाहते हैं कि आप लोगों का रीजनिंग कंप्लीट तैयार हो। यदि आप लोग हम पे ट्रस्ट करते हैं तो रीजनिंग का एक एक क्वेश्चन आपको आना चाहिए। तो आप लोग इसको ले सकते हैं और इसके लिए आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। तो ये आप लोगों को एकदम बेहतरीन पैकेज होगा और हर चैप्टर पे आप लोगों को 50 क्वेश्चन का एक सेट दिया जाएगा पीडीएफ और उसका डिटेल सॉल्यूशन होगा। आपको कहीं दिक्कत होगा तो आप व्हाट्सएप करके पूछ सकते हैं, तो आपको सारी फैसिलिटी दी जाएगी। कोई बुक खरीद के लाएंगे तो वो भी आपको बुक मार्केट में जानते हैं कितने का मिलता है और उसके बाद भी वहाँ सही सॉल्यूशन नहीं देखने को मिलता है, कन्फ्यूजन होता है। तो आप लोग चाहें तो इसको परचेज कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, धन्यवाद।